हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं बी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम ही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दोस्त मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, मेरी कोई भी वीडियो होगा तो पहले आप लोग 5 से 7 मिनट उस लेक्चर को सुनिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, तब जाकर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है इसके बारे में हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत बेहतर तरीका से समझेंगे। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वह एक लव पोएम है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉन डन की जीवन की कहानी, बी कुमार की जुबानी, है ना। दोस्तों कहानी शुरुआत होती है लंदन से। बहुत ही एक फेमस राइटर है जिनका नाम है जॉन डन। जॉन डन का जन्म जो होता है, जॉन डन का जो जन्म होता है वह 1572 में और मृत्यु जो होती है 1631 में होती है। इनका जन्म जो है रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ है और व्यापारियों के परिवार में, ट्रेडर्स, व्यापारियों के परिवार में इनका जन्म हुआ है। काफी पढ़े लिखे इनकी फैमिली भी रही और ये भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो जानते ही हैं ऑथर हैं भाई, ऑथर तो ऐसे कोई बनता ही नहीं है। आखिरकार क्या रही इनकी जिंदगी में, आखिर हम लोग को सारी बात जानना है। आखिर यह कविता का इन्होंने नाम क्यों दिया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई कहानियां जुड़ी होगी इस कविता के पीछे, इस नाम के पीछे। तो दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, इनकी गलती कुछ नहीं है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ है और जब इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था तब पूरे के पूरे इंग्लैंड जो है वह एंटी कैथोलिक है, मतलब कैथोलिक के विरुद्ध है। आखिर ऐसा क्यों? तो आप लोग को पता है जैसे कि हमारे इंडिया में दलितों को बहुत घिनौने नजर से देखा जाता था, उनको दबाया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहानी को पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत भी जानकारियां होंगी। सेम उसी तरह इनकी भी कोई गलती नहीं, बल्कि कैथोलिक में तो ईश्वर का देन है, कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हो गया। इनके धर्म की वजह से, इनके धर्म की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इतना ज्यादा इनको टॉर्चर किया गया कि बेचारे यह तंग आकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए। और दोस्त आपको पता है ना, किसी भी वजह से, कोई रीजन, मतलब किसी कारणवश अगर किसी को टॉर्चर किया जाए तो उसके पीछे वो राज को जानना चाहता है। आखिरकार ऐसा क्या है मेरे धर्म में जो मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया? माफी चाहते हैं दोस्त, एक सेकेंड। तो यही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो निकाल तो दिया गया, आगे चलकर इन्होंने लॉ एंड थियोलॉजी का अध्ययन किए, कानून की पढ़ाई पढ़े, धर्मशास्त्र की पढ़ाई पढ़े और फिर नोबल एक्सपीडिशन, नौसेना अभियान, नौसेना अभियान में 2 नौसेना अभियान, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 नौसेना अभियान में इन्होंने भाग लिया और बहुत ही पावरफुल सेक्रेटरी बने, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली सचिव बने ये। लेकिन कहानी तो कुछ और रही। शक्तिशाली नोबल तो बन गए, सॉरी नोबल नहीं, सचिव तो बन गए, लेकिन आपको पता है ना कि कोई व्यक्ति अगर
डिक्रीज करता है तो उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसा आता है कि उसको काफी ज्यादा हेल्प करता है। सेम उसी तरह से इनके भी जीवन में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा, इनके आश्रयदाता। लेकिन हुआ क्या, आश्रयदाता की एक भतीजी है, नाम है एन मोर। आश्रयदाता की भतीजी से इनको प्यार हो जाता है, आश्रयदाता की भतीजी से इनको प्यार होता है और चुपके से ये शादी कर लेते हैं, चुपके से ये शादी कर लेते हैं। आश्रयदाता की भतीजी के चुपके से शादी करने की वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा, और जेल जब गए तो इन्होंने अपनी नौकरी को भी गंवा दिया। क्यों? क्योंकि पता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में है, अगर उस पर मुकदमा दायर हो जाए तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। खैर, इनकी शादी करना लीगल नहीं था, इलीगल था, तो ज्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रहे। बहुत जल्द ही जेल से ये रिहा हो गए, क्योंकि ये शादी लीगल तरीका से किए थे, कोर्ट मैरिज किए थे। फिर क्या हुआ, एन मोर लाइफ में आई जब यह फिर कुछ दिन बाद 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र हो चुकी है, इन्होंने एंग्लिकन चर्च को अपना लिया। जब ये एंग्लिकन चर्च को अपनाने की बात बोल रहे हैं, क्यों, धर्म शासक बनना चाहते हैं ये, तब इनकी जो महबूबा है एन मोर जो है, इनको रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन ये रोकते नहीं है, धर्म शासक बन चुके। और जब धर्म शासक ही बन जाते हैं तो ये अपनी महबूबा को छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी जर्नी पे, धर्म प्रचार के लिए। वहां पे इनको रोकने का प्रयास करती है, रोती है इनके लिए। तब जाकर इन्होंने काफी खूबसूरत लहजे में, शायर जॉन कहता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा कि मैं आपसे उब चुका हूं, मैं आपसे थक चुका हूं। समझाते हुए बात बोल रहे हैं, उसको समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। खैर, हम लोग तो देखेंगे सारे कविताओं को, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तब जाकर जब ये स्टेटमेंट बोलते हैं तो वहीं से इस लाइन को उठा के इस कविता का नाम ही दे दिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आशा करते हैं आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आइए, जो कुछ भी मैंने बताया वो सारे के सारे हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे। चलिए दोस्तों, लौटते हैं अपनी जर्नी की ओर। देखिए, तो देखिए दोस्त, ये आप बहुत अच्छे से इस चीज को देख रहे होंगे। ये जॉन साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है, फटाफट हम लोग पढ़ते चलते हैं। द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ लाइरिकल एंड एस्ट्रिकल वर्क्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, है कि नहीं? यह नए प्रकार के मनोभावनात्मक और व्यंग्यात्मक कविताओं के खोजकर्ता हैं, जिन्हें आध्यात्मिक कवि कहा जाता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट। तो जब भी ये बात आपसे अगर पूछी जाए, जब भी ये बात आपसे पूछी जाए कि हु इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट किनको कहा जाता है, तो मेरे लाडलो ये बात जरूर आप लोग याद रखिएगा, जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। क्या होता है मेटाफिजिकल पोएट? तो वैसे राइटर जो काल्पनिक चीजों के बारे में लिखता है, जो हमें दिखता नहीं, फीलिंग के बारे में लिख दे, इमोशन के बारे में लिख दे, लव के बारे में लिख दे, जो हमें दिखता नहीं है, हम फील करते जिसको,
उसी को मेटाफिजिकल बोला जाता है। तो ये मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। आगे जब आप बात करोगे, जब आगे बात करोगे तो देखो, was born in London into a prosperous Catholic family of traders at the time when England was staunchly anti-Catholic। जो अभी आप लोगों को मैंने बात बताया, लंदन में इनके कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ है। जब इनका जन्म हुआ उस समय का पूरा इंग्लैंड जो है वो एंटी कैथोलिक है। लीव टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना पड़ा, क्यों? अपने धर्म की वजह से, धर्म की वजह से इनको निकाल दिया गया। He studied law and read theology। धर्म शास्त्र की अध्ययन किए, कानून की पढ़ाई पढ़े। Participated in 2 Nobel expeditions and become secretary to powerful Nobel। ये देखे, नौसेना अभियान में भाग लिए और एक शक्तिशाली नोबेल सचिव बने, नोबेल के सचिव बन गए। आप जब देख रहे होंगे फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से बात, a job he lost, जॉब को उन्होंने खो दिया। क्यों भाई? तो चुपके से देखिएगा, when he was briefly sent to prison, secretly marrying his partner's niece। अपने आश्रिता की भतीजी से चुपके से शादी कर लिए थे। आप लोग इस फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, देख रहे हैं, है ना? ये लो भाई साहब, ये भाई साहब मार दियो प्रपोज, प्रपोज मारा और यू ही, या क्या बात, वाह 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 वाह, आपने तो शादी रचा ली भाई साहब, जॉब का टेंशन ही नहीं है। ये देख रहे हैं ना आप लोग? ओ बाबू, ओ लाडलो, ओ राजू, देख रहा है ना तू कैसे जॉन शादी रचा लिया है? तू भी रचाइयो, तू भी रचियो, मार तो पलटू बाबू। देखो देखो, अब आगे की जब आप बात करोगे तो 1615 में 42 साल की उम्र थी। जॉर्डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एलिजिकन चर्च, एलिजिकन चर्च को अपना लिए एंड सून बिकम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। और बहुत सारे धर्म शासकों में से ये भी एक महान धर्म शासक बने। देख रहे हैं ये धर्म शासक बन चुके हैं, है कि नहीं दोस्त? अब धर्म शासक बन चुके हैं, अपने धर्म की प्रचार कर रहे हैं। लव लाइरिज्म में अपने क्या क्या बोले हैं? डॉन ब्रोकन कंप्लीटली, पूर्ण रूप से टूट चुके थे। क्यों? विद द पेटर्टन ट्रेडिशन, अपने प्यार के लिए काव्य, मतलब प्यार काव्य के लिए समझो, जो पेटर्टन परंपरा को भी उन्होंने तोड़ दिया। वहां पे एक परंपराएं थी पेटर्टन परंपरा, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टर्म, एक परिचय देते हुए किसकी? तो बौद्धिक और बोलचाल की भाषा को परिचय देते हुए अपनी कविता में देखो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? हिज लव पोएम use the latest discoveries of the science and geography, the hammer home and the point, and combine passion with the verbal and intellectual teasing। मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जुनून को जोड़ने के लिए, एक बिंदु पर चोट करने के लिए इनके लव पोएम में आधुनिक विज्ञान और भूगोल का प्रयोग किया गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्त, ये सारी की सारी इनकी क्या रही? इंट्रोडक्शन रही, है कि नहीं? आपको ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो है वह लव पोएम है। क्या है दोस्त? लव पोएम, है कि नहीं? जब अब यहां से जॉर्डन की कहानी को हम शुरू करते हैं, जिस तरह मेरी फीलिंग होगी आप भी उससे फीलिंग के साथ इस कविता को समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कविता दिल को छू जाएगी। आई एम प्रोमिस टू यू, वादा करता हूं आपसे, आई प्रोमिस टू यू, दिल को छू जाएगी ये कविता, देख लीजिएगा। चलिए दोस्त, अब कविता को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात बताऊं। जब ये अपने जर्नी पे जा रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास कर रही है, तो जॉन डन अपनी महबूबा एन मोर को क्या क्या बातें कहकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी की सारी बात हम लोग अब इस कविता में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस चीज को अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। थोड़ा सा आप लोग वेट करें, उसको भी मैं ला रहा हूं। चलिए मेरे भाई, आते हैं हम लोग। लीजिए, ये देखिए आपके पूरे के पूरे कविता सामने है। चलो समझाते हैं। शायर जॉन डन जो है अपनी महबूबा को समझाते हुए क्या बोल रहा है,
उस फीलिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आप इमेज में, फिगर में देख रहे होंगे, इनकी महबूबा जो है रो रही है और ये बेचारा जो है पीठ पीछे मतलब मुंह करके उस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, समझा रहा है, रो रही है ये। तब जाकर बोलता है शायर जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं कि मैं आपसे उब चुका हूं, मैं आपसे थक चुका हूं। शायर जॉन डन कहता है कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं कि मैं आपसे उब चुका हूं, मैं आपसे थक चुका हूं। नॉर इन द होप, नॉर इन द होप दैट, यहां पे दोस्त दैट कर लीजिएगा, छूट गया है, दैट वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ना ही इस उम्मीद में कि यह दुनिया मुझे आपसे ज्यादा मोहब्बत देगी। बोले मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं कि मैं आपसे उब चुका हूं, मैं आपसे थक चुका हूं, और ना ही इस उम्मीद में कि यह दुनिया जो है आपसे बेहतर मुझे मोहब्बत देगी। मतलब मैं आपसे परेशान नहीं हुआ हूं, मैं आपसे थका भी नहीं हूं, और यह भी उम्मीद नहीं है कि आप मेरे को जितना मोहब्बत करती हो, जितना प्यार देती हो, ये दुनिया आपसे ज्यादा मुझे मोहब्बत दे रही है तो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इतनी बात शायर जॉन डन अपनी महबूबा को कहता है तो उसको जाने से फिर रोक रही है। उसको डर है कि मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तब फिर शायर जॉन डन क्या बोलते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। बोल रहे हैं चूंकि आखिरकार मुझे मरना ही होगा, चूंकि आखिरकार मुझे एक दिन मरना ही होगा। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो यह सबसे अच्छा होगा कि मैं खुद को आनंद में रखूं, मैं खुद को आनंद में रखूं। 10 बाई फाइंड डे टू डाई, अतः मैं मृत्यु से पहले मरने का पूर्वाभास करूं। शायर जॉन डन कहता है कि आखिरकार मुझे एक दिन मरना ही है, तो मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे जुदा होकर मैं जीते जी मौत को महसूस करूं। ये शायर जॉन डन क्या कहना है, वो जीते जी मौत को महसूस करना चाहता है। अपनी महबूबा जिसको दिलो जान से प्यार करता था, उससे जुदा होकर ये मौत को महसूस करना चाहता है। कहा जाता है ना दोस्तों, जिससे आपको बेइंतहा मोहब्बत रहता है ना, यदि आप उससे अलग हो जाते हैं तो वह एक मौत के बराबर होता है। शायर जॉन डन वही कहता है। जब इतनी बात सुनती है एलमोर तो वह सिसकने लगती है और ज्यादा, और उसको और जाने से फिर रुक रही है, नहीं जाने देना चाहती है, उसको सफर पे, अपनी जर्नी पे नहीं जाने देना चाहती है। तब जाकर शायर जॉन डन जो है सूर्य की ओर इशारा करते हुए सूर्य के मिसाल को दिखाता है और बोलता है, एस्टर देख लीजिए थोड़ा सा फिगर, ये बैठा हुआ है और सूर्य की तरफ इशारा करते हुए दिखा रहा है कि देखो वो मेरी जान, मेरी महबूबा, तुम कल देखी थी ना, एस्टर द सन वेंट हेंस, कल तुम देखी थी ना, कल सूरज यहां से चला गया था। कल तुम देखी थी ना, कल सूरज यहां से चला गया था, एंड इट इज हियर टुडे, और वह आज फिर से वापस आ गया है। शायर जॉन डन अपनी महबूबा को सूर्य की मिसाल को दिखाते हुए समझाने का प्रयास कर रहा है और बोल रहा है, कल तुम देखी थी ना, सूरज यहां से चला गया था और आज फिर से वह वापस आ गया है। He hath के मतलब हैज, he hath no desire nor sense nor a half a sort away, और ना ही उसके पास कोई इच्छा है और ना ही कोई भावना और ना ही उसे आधे रास्ते से लौटना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों जॉन डन बोलना चाहता है? बोलता है, कल तुम देखी थी ना, सूरज यहां से चला गया था और आज वो फिर से वापस आ गया, और ना ही उसके पास कोई इच्छा थी और ना ही कोई तमन्ना और ना ही उसे आधे रास्ते से लौटना पड़ा।
यानी ये कहना चाहता है जॉर्डन कि मेरे पास इच्छा भी है, मेरे पास भावना भी है, मेरे को प्यार करने वाली तुम हो, तो मैं तुम्हारे लिए लौट के आऊंगा। उस सूर्य के पास कोई नहीं था, फिर भी वो लौट के आया। मेरे पास तुम हो, मैं तुम्हारे लिए लौट के जरूर आऊंगा। ये आगे बात जब इतनी बात बोलती है, सॉरी बोलता है जॉर्डन, तो उसकी महबूबा जो है एहनमोर, उसके चेहरे पे डर जैसा फील होने लगा। जब वो डर रही है तो जॉर्डन बोलता है, देन फियर नॉट मी, इसलिए मुझको लेकर मत डरो, इसलिए मुझको लेकर मत डरो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी, बल्कि विश्वास रखो, बल्कि विश्वास रखो कि मैं उससे भी तेज सफर करूंगा। मतलब किससे तेज सफर करूंगा? उस सूर्य से भी तेज सफर करूंगा। ये शायर जॉर्डन बोलता है कि मेरे को लेकर मत डरो, बल्कि विश्वास रखो, बल्कि विश्वास रखो कि मैं उससे भी तेज सफर करूंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स इन द सफर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा, मतलब उस सूर्य से ज्यादा पर आवर जज्बात है। मेरे को लेकर मत डरो, अपनी महबूबा को समझा रहा है, क्योंकि बल्कि विश्वास रखो कि मैं उस सूर्य से भी तेज सफर करूंगा। वो सफर क्या किया है? मैं उससे भी तेज सफर करूंगा और मैं तुम्हारे लिए लौट के आऊंगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा पर आवर जज्बात है, मेरे पास इच्छा भी है, मेरे पास भावना भी है, मुझे प्यार करने वाला भी है, वो तुम हो, मैं तुम्हारे लिए लौट के आऊंगा। ये शायर जॉर्डन अपनी महबूबा को बोलता है। जब इतनी बात जॉर्डन जब अपनी महबूबा एहनमोर को बोलता है, वो कुछ रिप्लाई नहीं देती, तो जॉर्डन भी सिसक सिसक के रोने लगता है और रोते हुए अपने सर पे हाथ रखता है। वो बोलता है, अफसोस जाहिर कर रहा है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। तब जाकर अगला स्टेटमेंट में बोलता है कि वो हाउ फीबल इज मैन्स पावर, वो मानव की शक्ति कितनी कमजोर होती है। ये देख रहे हैं आप लोग फिगर में, बेचारा अफसोस जाहिर कर रहा है और बोल रहा है वो मानव की शक्ति कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, कि यदि अच्छा समय आता है, यदि कोई व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आ जाए तो उसमें वह 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता। यानी हम उस खुशी के पल को 1 पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा है ना दोस्त, कि जब हमारे जीवन में अच्छा समय आता है तो हम उसको भूलना नहीं चाहते, हम उसको खोना नहीं चाहते। हम ऐसा सोचते हैं कि काश यह समय यहीं पे ठहर जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन है तो सुख और दुख दोनों आना है। वही जॉर्डन अपनी महबूबा को बोल रहा है कि वो मानव की शक्ति कितनी कमजोर होती है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसके जीवन में जब तक जॉर्डन था तब तक उसके अंदर खुशियां ही खुशियां थी। आज जॉर्डन उसको छोड़ के जा रहा है तो वो टूट चुकी है, उसके लिए रो रही है, उसको जाने नहीं दे रही है, उसको एम को पूरा करने नहीं दे रही है। तब जाकर ये बोलता है कि यदि जीवन में मानव की शक्ति कितनी कमजोर होती है कि यदि उसके जीवन में अच्छा समय आ जाए तो उसमें 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता, और ना ही वह मतलब जो उस खुशी को 1 पल के लिए भी खोना चाहता है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। जब हमारे जीवन में, मतलब लोगों के जीवन में बुरा समय आता है, जॉर्डन कहता है अपनी महबूबा को कि जब बुरा समय आता है तो हम अपनी पूरी शक्ति को झोंक देते हैं, लगा देते हैं, उस बुराई से बचने का प्रयास करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उस बुरे वक्त को ज्यादा मजबूत बना देते हैं। हम अपने आप को इतना तोड़ देते हैं, इतना बिखर जाते हैं कि वह जो मजबूरियां हैं, यानी जो बुरा वक्त है, वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और बुरे वक्त होने पर वो हम पर हावी हो जाता है, हम पर वो हावी हो जाता है। ऐसा जॉर्डन का कहना है अपनी महबूबा एहनमोर के लिए।
जब इतनी बात एनमोर सुनती है, एनमोर जब इतनी बात सुनती है तो वो सिसकने लगती है, वो सिसकने लगती है। और जब वो सिसकती है तो जॉर्डन को रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता उससे, तो बोलता है कि मेरी प्यारी महबूबा, बट when thou sights and not a wife, but sight my soul away, कि मेरी जान, जब तुम सिसकती हो ना, जब तुम सिसकती हो ना, तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलता। जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलता। thou sights are not a wife, लेकिन तुम्हारी सिसकियां मेरी रूह निकाल देती हैं। ये जॉर्डन कहता है कि बट when thou sight are not wife, but sight my soul away, जब तुम सिसकती हो ना, देखो देखो ये कैसे समझा रहा है, सिसक रही है बेचारी, रो रही है, और बोलता है कि जब तुम सिसकती हो ना तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलता, लेकिन ये सिसकियां मेरी रूह निकाल देती है। और फिर बोलते हैं when you wept unkindly my life blood doth decay, और जब तुम रोती हो ना इतनी बेदर्दी से, इतना बिलख कर जब तुम रोती हो ना, तो मेरे जीवन का खून ठंडा पड़ जाता है। ये जॉर्डन की फीलिंग है। बोलता है जब तुम सिसकती हो ना तो तुम्हारे मुंह से हवा भी नहीं निकलता, और तुम्हारी सिसकियां मेरी रूह निकाल देती हैं, और जब तुम रोती हो ना इतनी बेदर्दी से, तो मेरे जीवन का खून ठंडा पड़ जाता है। अब इतना बात सुनता है, जब इतना बात सुनती है एनमोर, तब भी वो चुपचाप बैठी हुई है, माना कर रही उसको जो मेरे को छोड़कर ना जाओ, मेरे को देखने वाला कौन होगा। तब जॉर्डन कुछ क्षण के लिए उसके दिल में नफरत डालना चाहता है, और बोलता है इट कैन नॉट बी, नफरत इसलिए डालना चाहता है कि इस कारण भी मेरे को जाने दे। इट कैन नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जॉर्डन कहता है एनमोर से, अपनी महबूबा से, ऐसा हो ही नहीं सकता। That thou lovest me, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, as thou said me, जैसा कि तुम कहती हो। कहते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसके दिल में नफरत डालना चाहे ना, नफरत डालना चाहे ना, तो हम उसके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, है कि नहीं मेरे बहुत दोस्त। तो वही जॉर्डन बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। अगर सच में तुम मेरे से मोहब्बत करती होती ना, तो मेरे को तुम यहां पे रोकती नहीं, मेरे को तुम जाने देती। जब ये बात जब सुनती है एनमोर, थोड़ा सा उसके दिल में जॉर्डन के लिए नफरत आता ही आता है। तब जॉर्डन फिर आगे बोलता है इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वास्ट, यदि तुम्हारे इस मोहब्बत में मेरी जीवन बर्बाद भी हो जाए ना, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, ये मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जाओ, मैं इस मोहब्बत को कुर्बान करता हूं तुम्हारे नाम पे। और बोलता है जॉर्डन कि यदि इस मोहब्बत में मेरी जिंदगी बर्बाद भी हो जाए ना, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, सर्वोत्तम होगा, ऐसा जॉर्डन कहता है। और जब ये बात बोलते हैं, तब जॉर्डन को लगता है कि मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने लगी। तब ये बोलते हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइन हॉट फॉर थिंक मी एनी इल, करे अपने दिल को इजाजत मत दो, अपने दिल को इजाजत मत दो कि वह मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। बोलते मेरी जान, तुम अपने दिल को इजाजत मत दो कि वो मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। डिस्टिनी में टेक दाई पार्ट, और कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ हो जाए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? एनमोर को यह डर सता रहा था कि जॉर्डन एक बार चला जाएगा तो कभी वापस लौट के नहीं आएगा, हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसलिए उसको रोकना चाहती थी, उसके अंदर डर है, डर ही डर है। तब जाकर ये बोलते हैं कि तुम अपने दिल को इजाजत मत दो
कि वो मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे। और फिर जॉन डन बोलते हैं डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, और कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ हो जाए, एंड मे दाई फियरेस फुलफिल, और कहीं तुम्हारा शक सच में न बदल जाए। यानी जॉन डन कहता है कि तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो, अपने दिल को इजाजत मत दो कि वो मेरे बारे में कुछ बुरा सोचे, और कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत यानी जो तुम सोच रही हो वो सच में बदल जाए, यानी किस्मत भी कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए, यानी मैं कभी लौट के ना आऊं। ऐसा वो जॉन डन का कहना है। फिर बोल रहा है बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन बस इतना ही सोचना कि हम सोने के लिए करवटें बदले हैं। यानी देखिए वो जुदा हो रहा है अपनी महबूबा से, तो बोल रहा है कि बस तुम इतना सोच लेना कि हम सोने के लिए केवल करवटें बदले हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए उस तरफ मुंह फेर के सोया, इस तरफ मुंह फेर के सोया, इसको करवटें बदल के सोना बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि बस इतना ही सोचना कि हम सोने के लिए केवल करवटें बदले हैं, क्योंकि देहू देख लो यहाँ पे, देहू वन एनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कि वे प्रेमी जो एक दूसरे के लिए जीते हैं वो कभी जुदा होते ही नहीं। आशा करते हैं दोस्त यह कविता आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सच में मेरे भाई अगर अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। बोलना बी कुमार के क्लास में आज लव पोएम होया है, जबरदस्त लगा, मजा आ गया पढ़कर, शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।